नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका डीजीएस क्लासेस में। पहला चैप्टर क्लास 12 द सॉलिड स्टेट। कुछ एक सवाल मैं देख रहा था कि मैं पीडब्ल्यू में हूं या नहीं हूं। आई एम विद पीडब्ल्यू, डोंट वरी अबाउट इट। एज एंड व्हेन मेरी रिक्वायरमेंट होगी तो देन पांडे सर और टीम पीडब्ल्यू हम डिस्कस करके वो बैच को लॉन्च करेंगे। एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, क्योंकि मैं फुल टाइम अभी नहीं हूँ, किसी के भी साथ नहीं हूँ फुल टाइम, तो मैं ये अपने दिमाग में रखिए। आई एम एन एसोसिएट प्रोफेसर अलॉन्ग विद मेनी सेंटर्स, सो नीड नॉट टू वरी अबाउट। एज एंड व्हेन मेरी रिक्वायरमेंट होगी मैं पहुंच जाऊंगा। लास्ट ईयर का मैंने अपना वो बैच पूरा कर दिया था। अनफॉर्चुनेटली रिवीजन के लाइव सेशन नहीं ले पाया बिकॉज आई वॉज नॉट वेल। अगर टीम प्लान करती है कुछ लाइव बैचेस अकॉर्डिंग टू द बच्चों का कोई डिमांड, हम उसमें बिल्कुल आएंगे। क्लियर है डाउट ये? अब कोई डाउट ना रखते हुए आगे बढ़िए। सॉलिड स्टेट स्टार्ट करते हैं। ओके, सो सॉलिड स्टेट एक बड़ा ही सिंपल, अगर हम बात करें तो एक आप मोबाइल फोन को अपने उठा के देखिए बेटा, ये भी सॉलिड स्टेट की जबरदस्त एडवांसमेंट से ही निकल के आया है। अभी जाइए ई कॉमर्स की किसी साइट पे, अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, और वहां जाकर लैपटॉप बाय करने की कोशिश कीजिए। वहां लिखा हुआ आएगा एसएसडी डिवाइस, सॉलिड स्टेट डिवाइस। भाई सॉलिड स्टेट एक कमाल की डेवलपमेंट है केमिस्ट्री में, इसका बहुत जबरदस्त यूज है। और जब आप अभी इस चैप्टर को पढ़ना शुरू कर रहे हैं, इसको एक नए अंदाज से हम पढ़ेंगे। लाइक आई सेड अर्लियर, नंबर तो आएंगे, नंबर की टेंशन तो बिल्कुल नहीं है, सारी चीज करोगे। एनसीईआरटी, एग्जाम्पलर एंड डिफरेंट प्रॉब्लम्स, डिफरेंट प्रॉब्लम टाइप्स विद मी, डोंट वरी अबाउट दैट। बट इसको समझो इस तरीके से कि कुछ आगे भी कर पाओ। अगर उसी धारा पे हो कि भैया नंबर दिला दो, पेपर पास करा दो, नौकरी मिल जाए और मैं नौकरी में जाके दो रोटी कमा के अपनी जिंदगी चलाता रहूं, तो बस नमस्ते, बहुत हो गया ये। भुगत रहा है हमारा देश हम इस चीज को। अभी भी थोड़ा अपने दिमाग को चेंज करो और अब ध्यान से समझने की कोशिश करो, जैसे मैं बता रहा हूं जरा फोकस करो। सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट मैटर। एनीथिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस, और उसके अंदर कुछ द्रव्यमान हो, उसे हम मैटर कहते हैं। तो मैटर के विषय में हम बात करेंगे। स्टेट ऑफ मैटर कहा जाता है। पहली बात तो ये ध्यान दीजिए, पहला सवाल, टाइप ऑफ मैटर क्यों नहीं कहते, स्टेट ऑफ मैटर क्यों कहते हैं? थिंक अबाउट इट, वी विल डिस्कस, अभी हम करने वाले हैं। हमने कहा जी सॉलिड, बचपन से पढ़ रहे हैं सर, ये तो क्लास 9 से, ये तो हम चैंपियन हैं। अभी देखते हैं भाई, कोई बात नहीं, चैंपियन है तो क्या है, बेसिक चीजें तो पढ़नी चाहिए ना। लिक्विड और देन गैस, सॉलिड, लिक्विड, गैस, तीन स्टेट है मैटर की। इन दोनों स्टेट्स को मैं कंडेंस स्टेट भी कह सकता हूं। क्यों कहा मैंने कंडेंस स्टेट? इनके पार्टिकल में कुछ ना कुछ एसोसिएशन रहता है। सॉलिड में तो भयंकर रहता है, जोड़ के रखता है उनको, पार्टिकल को मूव नहीं करने देता। लिक्विड वालों में भी एक जुड़ाव रहता है। बच्चों, इस पूरे यूनिवर्स के ताने बाने को देखो, एक फोर्स है जो खींच के रखती है चीजों को। हाँ सर, ग्रेविटी कहा जाता है उसको। यस यस, चैंपियन हो आप। और एक जो अलग करती है, फोर्स ऑफ एक्सपेंशन कहते हो। अगर सिर्फ ग्रेविटी होती तो सोचो क्या होता। थिंक अबाउट इट। यहां अब मेरी क्लास में सोचना जरूरी है। ये नहीं कि सर जी आएंगे, सेंटेंस लिखवाएंगे, देखो ट्रिक लिखवा दी है और याद कर लेंगे और तूफान मच जाएंगे। ऐसे बच्चों के लिए नहीं आया मैं। आप वॉरियर चाहिए तो पूरी दिमाग में सोच चाहिए। देखो ध्यान से अब इस बात पे, एक फोर्स है जो जोड़ के रखती है। अगर खाली वही होती, खाली ग्रेविटी होती, पार्टिकल जुड़ते जाते, हम सभी जुड़ते जाते। सोचो, एक छोटा सा गोला बन जाता ना, हाईली कंडेंस एक गोला बन जाता। थिंक अबाउट इट। अगर ये हाईली कंडेंस गोला बन जाता, इसका मतलब क्या है? अरे भैया, वो जो बिग बैंग थ्योरी है उसने कहा था कि छोटा सा गोला फट गया था। और अगर ग्रेविटी होती तो ये सारे जुड़ के गोला ही बना देते। यस और नो? यस, डेफिनेटली। तो इसका मतलब सिर्फ ग्रेविटी ऑपरेट नहीं कर रही, कुछ और भी है, यानी फोर्स ऑफ एक्सपेंशन भी है जो चीजों को दूर कर रही है। Now that force of expansion is creating a force which actually repel these particles. Gravity causes a sort of attraction and this force of expansion causes repulsion. और इन दोनों फोर्सेस का अगर देखो यही होती, एक्सपेंशन होती, तो हमारे चिथड़े हो जाते सबके।
दोनों फोर्सेस का करामाती बैलेंस है, इसकी वजह से ये पूरा सिस्टम वेल प्लान्ड है। ओके यस। अब अगर हम कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स में देखें सॉलिड लिक्विड गैस के, तो वहां भी दो तरह की ये फोर्सेस और ये चीजें हैं जो इन चीजों को जोड़ती हैं और तोड़ती हैं। वो क्या क्या है मेरे बच्चे? एक पेज अगला लेते हैं। एक है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। नाउ दिस इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स पार्टिकल्स को जोड़ के रखती है। ये वो अट्रैक्टिव फैक्टर है, ये वो अट्रैक्शन फैक्टर है जो पार्टिकल को जोड़ता है। रिपल्शन फैक्टर क्या है? ओके, थर्मल एनर्जी। थर्मल एनर्जी ये वो रिपल्सिव फैक्टर है। देखो बच्चों, दो दोस्तों में मोहब्बत है, प्यार है, अट्रैक्शन है, वो उन्हें जोड़ के रखेगा। और दोनों में ही बहुत गुस्सा है, दोनों ही थर्मली बहुत हाई रहते हैं, तो भैया एक दूसरे से जुड़ के रहना मुश्किल होगा, दूर दूर होना आसान होगा। तो ये जो है ये पार्टिकल को जोड़ती है, ठीक है। सो व्हाट वी कैन से दिस इज अ सॉर्ट ऑफ attractive factor and this is causes repulsion. Repulsive factor. Always remember, properties of the matter is actually a result of interplay between atoms and molecules. मॉलिक्यूलर लेवल पे एक अजीब तरह का डांस चल रहा है, एक अजीब तरह के पार्टिकल का इंटरेक्शन है, उसी की वजह से सब कुछ हो रहा है। वट एवर इट इज, कोई आप डिजीज देखते हैं, आप खाना देखते हैं, आपका बिहेवियर है, एवरीथिंग वो जो मॉलिक्यूलर लेवल पे जो सब कुछ हो रहा है वही लार्ज स्केल में ऊपर तक आ रहा है। तो दीज टू फोर्सेस आर देयर। नाउ इट इज प्रीटी मच क्लियर, ये बहुत अच्छे से क्लियर हो रहा है कि सॉलिड के अंदर क्योंकि पार्टिकल क्लोज क्लोज है, सॉलिड के पार्टिकल अलाइन करते हैं वेरी क्लोज टू ईच अदर, और उनमें सिर्फ एक फिक्स्ड पॉइंट के अराउंड मोशन होता है जिसे हम कह देते हैं वाइब्रेटरी मोशन, है ना जी। तो सॉलिड में अगर देखा जाए तो सिंपल बोलूं तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ज्यादा हैं थर्मल एनर्जी के फैक्टर से। क्लियर? मतलब एक तरह से बहुत एक परिवार में आप रहते हैं, वहां बहुत ज्यादा आपका अट्रैक्शन है, आप अपने पेरेंट्स से, अपने भाई से, अपनी बहन से, अपने आस पड़ोस के दोस्तों से बहुत अच्छे से जल अप हो रखे हैं, आप उनको छोड़ के दूर नहीं जाना चाहते। तो आपका जो मोशन है वो एक उसी घर के आसपास ही घूमते रहोगे, आप उसी एक फिक्स पॉइंट के अराउंड घूमते रहोगे, वाइब्रेशन है बस। तो सॉलिड के भी पार्टिकल एक फिक्स पॉइंट के अराउंड थोड़ा सा मोशन शो करते हैं। एक चीज ध्यान रखना दोस्तों, इस पृथ्वी पे, इस दुनिया में ऐसा कोई पार्टिकल नहीं हमें दिखता जिसके अंदर जरा सी भी मूवमेंट ना हो। एनर्जी उसके अंदर कुछ ना कुछ रहती है, क्यों रहती है ना मजेदार। इन सवालों को अपने दिमाग में डालना बहुत जरूरी है। वेल, तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं एंड मूव around a fixed point. Done? Now, liquid. अब यहां पर जैसे सॉलिड वाले केस में तो आप छोड़ के जाना ही नहीं चाहते, लेकिन अब उसी घर परिवार, उन्हीं अपनों के लिए, पढ़ने के लिए आपको बाहर जाना पड़ रहा है। लेट्स से आपका आईआईटी में नंबर आ जाता है और आईआईटी दिल्ली आप जा रहे हैं, वैसे आप रहते हैं लेट्स से कानपुर, तो अब छोड़ के जाना है। दुख तो है कि यार अब मुझे जाना पड़ेगा, फिर उसके बाद आपको जॉब के लिए भी हो सकता है बाहर जाना पड़े, बट एक जुड़ाव जरूर है। जुड़ाव मतलब आप फोन पे बात कर रहे हैं, एक एसोसिएशन है। हॉस्टल में आपके दोस्त ने बोला कि आप भाई दारू पीते हैं, आपने कहा नहीं, मेरे पिताजी ने मना कर रखा है। उस समय पिताजी वहां नहीं है, वो कानपुर में है, आप दिल्ली में हैं।
बट स्टिल वो जुड़ाव है, वो भावना है, वो एसोसिएशन है। तो आप जुड़े हुए हैं, आप जाते हैं फिर जुड़ते हैं पीछे की तरफ। अब देखें ध्यान से, लिक्विड के पार्टिकल्स में कुछ इस तरह का जुड़ाव है, सॉलिड में तो वहीं जमा हुआ है, लिक्विड में कुछ इस तरह का जुड़ाव है। मींस इनकी जो थर्मल एनर्जी है वो बड़ी है, सॉलिड की थर्मल एनर्जी कम थी, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ज्यादा थी। लिक्विड की थर्मल एनर्जी थोड़ी सी बढ़ गई, और इतनी बढ़ गई कि उसने जो बॉन्डिंग थी इन पार्टिकल्स के बीच में, जो एसोसिएशन थी, उसे ओवरकम कर दिया, लेकिन बहुत ओवरकम भी नहीं किया। तो एक जुड़ाव है। सो व्हाट वी कैन राइट कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस और जो हमारी थर्मल एनर्जी है वो समवॉट, देखो ये ट्रू नहीं हम कह सकते कि ऐसे ही है, क्योंकि व्हाट वी नो दैट थर्मल एनर्जी overcomes the association force between the particles slightly। तो हम ये सेफ साइड पे लिख सकते हैं एट द टाइम बीइंग, देन हम इसको और रिफाइन करते चले जाएंगे कि भाई ये थर्मल एनर्जी हो। क्लियर है? और अगर हम गैस की बात करते हैं, अच्छा यहां कोई एसोसिएशन नहीं है, पेरेंट्स अपने काम में बिजी हैं, बच्चों पे ध्यान नहीं दिया। वो पेरेंट्स जो इस तरह की गलती करते हैं, वो छोटा बच्चा जब आपसे कहता है, और ये हर रिलेशन में होता है दोस्तों, वो छोटा बच्चा जब आपके पास आता है और आपसे कहता है कि पापा पापा देखो ये मेरी छोटी सी डॉल या छोटी सी पिस्टल या छोटा सा कोई टॉय, आपको लगता है क्या इररिलेवेंट बात है, आप उस समय उसकी नहीं सुनते। वो छोटा सा बच्चा मन महसूस के रह जाता है, और जब वो बड़ा होता है आप उससे कहते हैं कि वो आपसे बात करे, तो जिस समय वो बात करना चाह रहा था आपने बात नहीं करी, अब आप बात करना चाह रहे हैं वो नहीं करेगा। इट्स वेरी इजी, क्योंकि उसको समझ में आ गया कि आपके लिए उसकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, तो अब आपकी भी उसके लिए कोई इंपॉर्टेंस नहीं रहेगी। तो पेरेंट्स को ये बात ध्यान रखनी चाहिए, नहीं तो गैस स्टेट में पहुंच जाते हैं सब। मतलब थर्मल एनर्जी इतनी ज्यादा हो गई कि पार्टिकल्स आर नॉट जस्ट अवे फ्रॉम ईच अदर, they are actually moving away from each other। so what we can say that thermal energy बहुत ज़्यादा हो गई है यहाँ पर, और ये हमने क्लास 11th में जब बिहेवियर ऑफ गैसेस पढ़ते हैं तो वहाँ पढ़ा है। इस चैनल पे वीडियो भी है, बट वो प्रॉब्लम सॉल्विंग के ऊपर ज़्यादा है। अब जो 11th का बैच शुरू हो रहा है, मंडे आपकी क्लास रहेगी, ट्यूसडे उनकी रहेगी। तो अगर जिन बच्चों को 11th के सिलेबस में डाउट है तो वो फिर से, मैं स्टोइशियोमेट्री से, जैसे मैं सॉलिड स्टेट यहाँ स्टार्ट कर रहा हूँ वैसे ही मैं स्टोइशियोमेट्री भी से ही शुरू करूंगा, तो बिहेवियर ऑफ गैसेस भी आएगा, आप वहां पर वो लेक्चर ले सकते हैं। तो बेटा यहाँ पर अगर हम देखें तो ये एक चीज, तो हमारे माइंड के अंदर जो एक पिक्चर होनी चाहिए वो ये वाली होनी चाहिए, एंड पार्टिकल्स आर नॉट जस्ट अवे फ्रॉम ईच अदर, मतलब वो सिर्फ दूर नहीं है एक दूसरे से, वो एक दूसरे से दूर जा रहे हैं, है ना। पार्टिकल्स आर नॉट जस्ट away from each other, they are moving away from each other। Done? These are the two forces. Now as far as intermolecular forces are concerned, है ना, वहां पर हम लोग क्या देखते हैं, हम देखते हैं डिस्पर्शन फोर्सेस, जिन्हें लंडन फोर्सेस आप कह देते हैं। देन देखो बेटा, चार्ज हो, पार्शियल चार्ज हो, जो ये इंटरमॉलिकुलर फोर्सेस हैं, वैसे हमने बिहेवियर ऑफ गैसेस में हमने डिस्पर्शन फोर्सेस लाइक लंडन फोर्सेस, इवन एच बॉन्डिंग, हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज अ टाइप ऑफ इंटरमॉलिकुलर फोर्स, हमने वहां ये स्टडी किया है। एक छोटा सा आइडिया आपको यहाँ जरूर दूंगा, या तो चार्ज हो, या पार्शियल चार्ज हो, या इंड्यूस टेम्परेरी चार्ज हो।
अट्रैक्शन जरूर होगा, और ये अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स होगा, ये ध्यान रखिएगा। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं, देखो बेटा, आपके माइंड में आएगा सर ये अट्रैक्शन चार्ज से क्यों हो रहा है, और अगर चार्ज से हो रहा है तो क्या यहां भी कूलम्ब्स लॉ लगता है? डेफिनेटली लगता है बच्चों। कूलम्ब्स लॉ क्या था? पहले मैं ये कॉन्सेप्ट आपका इंप्रूव कर दूं। हमने ये पढ़ा था कि, याद है बोर के जमाने से, कि वो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच में एक अट्रैक्शन होगा। बॉन्डिंग फोर्सेस में भी तो यही कोलम्बिक फोर्स आता है, यस और नो, कि वो एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है और उनके बीच में, उन चार्जेस के बीच में अट्रैक्शन हो रहा है, ये बॉन्डिंग फोर्सेस। मॉलिक्यूल के ऊपर भी स्लाइट चार्ज जब डेवलप होते हैं, लाइक इन डिस्पर्शन फोर्सेस के अंदर आप जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन एक तरफ अलाइन हो जाएंगे तो एक तरफ पॉजिटिव हो जाएगा, एक तरफ नेगेटिव हो जाएगा। इफ एनीबडी वांट्स मी टू एक्सप्लेन इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस इन डिटेल एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, अदरवाइज मैं बिहेवियर ऑफ गैसेस में तो उसको बताऊंगा ही। इस तरह की पढ़ाई करनी है बेटा, चाहे वो प्रॉब्लम सॉल्विंग हो चाहे कुछ हो। सो अब ये देखें ध्यान से, पॉइंट टू थिंक यहां क्या है? यहां पर पॉइंट टू थिंक क्या है, जरा सोचिएगा। वहां पर दो अपोजिट चार्जेस प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन पास आते हैं, डिस्टेंस जैसे से कम होता है, वी नो कि पोटेंशियल एनर्जी कम होती है, यस और नो। इसी चैनल पे बोर्स की डेरिवेशन का एक मैंने वीडियो डाला हुआ है, आप उसे देख सकते हैं। सो वो पोटेंशियल एनर्जी कम होती है और वो ज्यादा स्टेबल होते हैं, क्लियर है? ठीक ऐसा ही मॉलिक्यूल के साथ भी होता है, उनके ऊपर चार्ज आता है, वो क्लोज आते हैं, पोटेंशियल एनर्जी कम होती है तो वो स्टेबल होते हैं। बट देयर इज अ डिफरेंस। अगर आप वाटर को देखें, अब वाटर में जो ये जो OH बॉन्ड है, ये रियल एक केमिकल बॉन्ड है, बट बिटवीन दीज टू मॉलिक्यूल्स, इस मॉलिक्यूल और इस मॉलिक्यूल के बीच में जो फोर्स है, दैट इज इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्स। ये जो फोर्स है, ये केमिकल बॉन्डिंग है। अब देखो जरा बच्चों, इस वाले बॉन्ड को तोड़ने के लिए अगर पानी में डाल के ये बॉन्ड तोड़ना चाहते हो तो थाउजेंड्स ऑफ डिग्री ऑफ टेम्परेचर ले जाना पड़ेगा, तब जाके ये बॉन्ड टूटेगा। लेकिन हम ये जानते हैं कि भैया इस वाले बॉन्ड को अगर तोड़ना होता है तो 100 डिग्री पे काम हो जाता है नॉर्मल सिचुएशन में। यानी एक केमिकल बॉन्ड को तोड़ने के लिए आपको बहुत ज्यादा हीट देनी है, लेकिन इस मॉलिक्यूलर एसोसिएशन फोर्स को तोड़ने के लिए पानी वाले केस में 100 डिग्री मजेदार है। क्या बात है, ऐसा क्यों? जबकि दोनों में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तो कोलंबिक की वजह से ही है। नाउ देयर इज अ क्लियर कट डिफरेंस। बॉन्ड के टाइम पे चार्जेस का साइज जो है वो आप देख रहे हैं, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन है, छोटा है तो चार्ज बड़ा है और डिस्टेंस कम है। चार्ज बड़ा है, डिस्टेंस कम है, तो बॉन्डिंग में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मजेदार है। लेकिन मॉलिक्यूल्स में चार्ज कम है, क्योंकि साइज इनका बड़ा, चार्ज कम है और डिस्टेंस ज्यादा है। ये डिस्टेंस कितना होगा? नियर अबाउट आई थिंक OH का बॉन्ड का याद करूं तो 1996 pm के आसपास, ये कुछ 250-300 के आसपास। कितना डिस्टेंस ज्यादा हो गया भाई, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तो कम होगी ही ना। ये है सिंपल। तो हम जो बात कर रहे हैं वो मॉलिक्यूलर एसोसिएशन फोर्सेस की बात कर रहे हैं, बॉन्ड की बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है? चलिए तो अब चलते हैं, इतने बैकग्राउंड के बाद चलते हैं सॉलिड स्टेट की तरफ। लाइन बाय लाइन आई विल डिस्कस, डोंट वरी। So the vast majority of solid substances like high temperature superconductors, biocompatible plastics, ये हाई टेम्परेचर सुपरकंडक्टर्स क्या हुए जी? सुपरकंडक्टर क्या है? कंडक्टिविटी ज्यादा है ना? तो उस केस में तो भैया हमें तो लो टेम्परेचर पे जाना चाहिए था। अरे सर वो थर्मो में पढ़ा था हमने, लो टेम्परेचर पर एंट्रोपी कम होती है, मिनिमम होती है। यहाँ तो हाई टेम्परेचर लिख रहा है, हाई हाई, ये क्या हो गया? वेट, रुको अभी देखते हैं मजे से। बायोकम्पैटिबल प्लास्टिक्स, सिलिकॉन चिप्स,
ओए होए भाई साहब, सेंटर में आता ना वो इंटीग्रेटेड सर्किट इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के अंदर, उसकी सिलिकॉन चिप की बात कर रहा है। आर डेस्टिन्ड टू प्ले एन एवर एक्सपेंडिंग रोल इन फ्यूचर डेवलपमेंट ऑफ साइंस, ये है केमिस्ट्री। कुछ सीरियस में जो बताया गया कि सब्जेक्ट बहुत अजीब है, ये है, परेशान कर देता है, अरे भैया किस तरह की सोच बच्चों में डाल रहे हो, बर्बाद कर रहे हो इस देश को। और उसी का नतीजा है कि हम सिर्फ बस फीडबैक देने के चक्कर में रह जाते हैं, भाई साहब ये वो, अरे नहीं बच्चों, माई एम, माई मिशन इज टू help you to understand the real science, pseudo science nahi, real science that depends on your thinking abilities. And I'm lucky enough, we are lucky enough in this age, हमारे पास ऑनलाइन एक ऐसा मीडियम है जहां हम ये बातें बता सकते हैं। प्लीज ट्राई एंड अंडरस्टैंड। अभी भी अगर हम लोगों की आंखें नहीं खुली तो फिर अपनी जो देश की तबाही देखते हो, जो लाचारी देखते हो, इसको डिजर्व वाकई में करते हैं। एक बहुत पुरानी डायलॉग मुझे याद आ गया जब मैं छोटा था, कि वही है ना, हमारा देश तो टीआरपी इनमें उलझा हुआ है कि छोड़ो जनगण मन, लगाओ गाना नंबर 1। वही करना है तो फिर अपने हालातों के लिए जिम्मेदार हम खुद ही हैं। देखो इस तरीके से पढ़ना है, चीजों को समझना है, डिटेल में जाना है, नंबर लाने हैं, पेपर निकालना है, आगे जाके डिवाइसेस बनानी है। अगर मैं आईआईटी पहुंचूंगा, मैं एनआईटी पहुंचूंगा, मैं इंजीनियरिंग कॉलेज पहुंचूंगा, तो आई मेक श्योर कि मैं ऐसे डिवाइसेस जरूर बनाऊं जिससे ग्रोथ हो, वेदर इट इज इन एग्रीकल्चर, वेदर इट इज इन मेडिसिन। इफ आई एम गोइंग टू बिकम ए डॉक्टर तो मैं उस हिसाब से बनाऊंगा, चीजें करूंगा, ताकि अब आगे किसी डॉक्टर को यह ना बोलना पड़े कि सॉरी, नहीं उसको बचा पाए, सिर्फ नंबर बन के ना रह जाए। और उसकी शुरुआत आप 11th 12th में हैं, इस ग्राउंड पे, हैबिट पे है, और ये पूरा मैं बार बार पुश करूंगा कि यू हैव टू डू इट। सो from our earlier studies we know that liquid and gases are called fluids because of their ability to flow. fluid कौन होता है? जो flow कर सके, तभी fluid, flow. okay, the fluidity in both of these states is due to the fact that their molecule are free to move about. okay, मैंने कंडेंस फेसेस कहा लिक्विड और सॉलिड को, लिक्विड और गैस क्या बोल दिए गए हैं? फ्लूइड, क्योंकि विच कैन फ्लो। गैसेस तो भयंकर फ्लो कर जाती हैं, लिक्विड कुछ स्टेट तक फ्लो करते हैं। On the contrary, the constituent particle in solid have fixed position, like I said earlier, and can only oscillate about their mean position. Note it down, only oscillate about their mean position. यहां से लिखिए, the constituent particle in solid have fixed position and can only oscillate about their mean position. Note it down in your classwork copy. जो मैंने लिखवाया है वो भी, जो एनसीईआरटी का पॉइंट है वो भी. This explains the rigidity in solid. The properties depends upon the nature of constituent particle and binding forces operating between them. पहली लाइन अब देखो, पहला क्वेश्चन क्या बना? The constituent particle in solid have fixed position and can only oscillate about their mean position. This explains the rigidity in solid. So note करो क्वेश्चन. Explain rigidity in solids. So now the answer will be this one, that the constituent particles in solids, note it down, the constituent particle in solids have fixed position and can only oscillate about their mean position. Particles in solid can only oscillate about their mean position and has fixed point or position. Done?
इस तरीके से एनसीईआरटी को लर्न करना होता है। These properties depend upon the nature of constituent particles and the binding forces operating between them. मैंने आपसे कहा नेचर ऑफ मैटर डिपेंड करता है उसके एटम और मॉलिक्यूल के इंटरप्ले के बीच में, और उनमें क्या फोर्सेस हैं, क्या अट्रैक्शन है, किस तरीके से फोर्सेस का डिस्ट्रीब्यूशन है, इसी पे डिपेंड करता है। वो कहते हैं ना बच्चों, एनसीईआरटी बेस्ड पेपर आता है, जेईई मेन और नीट। क्यों आता है? ऐसे आता है, इस तरह से क्वेश्चंस को फ्रेम किया जाता है। आई विल हेल्प, डोंट वरी, ऐसे ही पढ़ा रहा हूं मैं। Now, for example, carbon nanotubes are new material that have potential to provide material that are tougher than steel. Carbon nanotubes tougher than steel. मजा आ गया, क्वेश्चन बन गया, नोट कर लो। Which of the following is tougher than steel? Carbon nanotubes. ये अंडरलाइन करो पूरा। इनकी मदद से हम ऐसे मटेरियल बना रहे हैं, और ये है सॉलिड स्टेट केमिस्ट्री। Such material may play an expanding role in future development of science and society. Some other material which are expected to play an important role in future are high temperature superconductors, magnetic material, biodegradable polymers for packaging, biocompliant solid for surgical implant. सोचो ना यार, बॉडी में अभी हम 3D प्रिंटिंग की बात भी कर रहे हैं, ऑर्गन फ्यूचर में सोचने बनाए जाएंगे, मटेरियल वैसा मिल जाए तो। अब बॉडी में जैसे होता ना, वो आपने देखा होगा टाके लगे किसी के सर्जरी के बाद और वो बायोडिग्रेडेबल थे, उसे कटवाने ही नहीं जाना होगा, दोबारा पेशेंट को दिक्कत नहीं होगी। एक बार लगाए, विद टाइम जब वो हील कर देगा तो अपने आप डिसॉल्व होकर निकल जाएंगे। लुक एट दैट, दिस इज द साइंस, है ना। बट वक्त लगाना पड़ेगा, उन बातों से परे हटना होगा, और बेमतलब की डिबेट जो हमारे चैनल्स पे शाम को आ जाती हैं उनसे दूर जाना होगा। एक दूसरे को नीचा दिखाने से ऊपर उठना होगा, तभी तो वक्त मिलेगा ये सब पढ़ने का। ठीक है बेटा, तो स्टडी ऑफ सॉलिड स्टेट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट नाउ। इन दिस यूनिट वी शैल डिस्कस, ध्यान से देखना, अब एनसीईआरटी यहां पर देता है हर चैप्टर में कि क्या पढ़ेंगे और किन से प्रॉब्लम्स या क्वेश्चंस आएंगे। In this unit, we shall discuss different possible arrangement of particles resulting in several type of structure. Differently arrange करेंगे तो different structure बनेंगे। अपने घर में होता है ना, टेबल इधर लगा दी, मेज अपना चेयर इधर लगा दी, और किचन इधर बना घुमा दिया, सोफे ऐसे घुमा दिए, तो डिफरेंट चीजों के डिफरेंट पार्टिकल्स के डिफरेंट अरेंजमेंट से डिफरेंट स्ट्रक्चर बन जाते हैं। Resulting in several type of structures and explore why different arrangement of structural unit lend different properties to solid. ऑब्वियसली बात है बच्चों, भाई स्ट्रक्चर से ही अगर देखा जाए तो काफी हद तक प्रॉपर्टीज अफेक्ट हो जाती है ना। होता नहीं नॉर्मली, जैसे मान लो मैं कहीं ग्रुप में हूं, तो अब वो मुझे कहा था गौरव जरा सेल्फी लियो भाई, आई एम जस्ट जोकिंग। द थिंग इज कि स्ट्रक्चर से, है ना, आपकी प्रॉपर्टीज काफी हद तक इम्पैक्ट होती हैं। यही हम कहते हैं ना स्ट्रक्चरल थ्योरी ऑफ रिएक्टिविटी। ऑर्गेनिक के अंदर हम देखते हैं स्टीरियोकेमिस्ट्री क्यों पढ़ते हैं, एक आर टाइप का पॉली, हमारा एक आर टाइप का आइसोमर होता है, एक एस टाइप का होता है। कई बार मेडिकल साइंस में हम देखते हैं आर वाला लीदल है, एस वाला नहीं है, एस वाला दवाई है, ये मार देता है, जहर है। सो व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय दिस कॉन्सेप्ट? स्ट्रक्चर जो है वो बहुत भयंकर तरीके से रिएक्टिविटी को इम्पैक्ट करता है, और यहां पर भी वही लिखा जा रहा है, सॉलिड के अंदर पार्टिकल अपने आप को किस तरह अलाइन कर रहे हैं, जिसकी वजह से वो क्या कर रहे हैं, वो एक स्ट्रक्चर दे रहे हैं, और उस स्ट्रक्चर की वजह से रिएक्टिविटी है मेरे दोस्तों। राइट, डन। We also learn how this property gets modified due to the structural imperfection. अगर जरा सा भी उसमें कोई चेंज आ जाए, इवन इन माइन्यूट फ्रैक्शन, वो कैसे चेंज हो जाती है, आइए वो भी देखेंगे। एक माइन्यूट से वायरस ने दुनिया चेंज कर दी भाई। जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सॉलिड स्टेट। अब इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं, यहां इस वाले पैराग्राफ में वही सब बताया हुआ है। डेफिनेट मास होता है, वॉल्यूम होता है, शेप होती है, इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंसेस शॉर्ट होते हैं, फोर्सेस स्ट्रांग होती हैं, है ना। एक चीज ध्यान रखना, ये एक बार नीट में सवाल आया था, देयर कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं सॉलिड में एटम, मॉलिक्यूल्स और आयंस कहे जाते हैं।
have fixed position and can only oscillate and they are incompressible and rigid. Okay, so यही फैक्टर जो मैंने बताया कि इनके बीच में ये एक मेन पॉइंट के अराउंड घूमते हैं और इनका एक फिक्स पोजीशन है, यही इनके रिजिडिटी के लिए है, 2 बार बोल चुका है ये. Now let's talk about amorphous and crystalline solid. मेरे बच्चों यहां पर अगर हम देखें, क्रिस्टलाइन हम ट्रू सॉलिड्स को कहते हैं और एमॉर्फस, देखो मॉर्फोलॉजी क्या होती है. हमारी एक एक्सटर्नल स्ट्रक्चर है, जो बायोलॉजी के स्टूडेंट हैं दे नो इट वेरी वेल. मॉर्फोलॉजी इज अ स्टडी ऑफ एक्सटर्नल अपीयरेंस. तो हमारा जो ये एक्सटर्नल, ये एक मोटा सा चश्मा ला के बंदा बैठा हुआ है, तो ये एक एक्सटर्नल अपीयरेंस है. तो ये मॉर्फोलॉजी, एक स्ट्रक्चर तो है, चल मोटा ही सही लेकिन स्ट्रक्चर तो है. तो मेरे दोस्तों, जिसके पास एक स्ट्रक्चर होता है, वेल डिफाइंड स्ट्रक्चर होता है, वो मॉर्फस. जिस पे नहीं है प्रेटी डिफाइंड स्ट्रक्चर, वो एमॉर्फस. ओके, क्रिस्टल क्लियर, क्रिस्टलाइन, ट्रू सॉलिड. एमॉर्फस सूडो सॉलिड, सूडो माने झूठा, तो एमॉर्फस सूडो सॉलिड. फाइन. सो अब ऐसा क्यों है? क्योंकि बच्चों बहुत सिंपल है. देखो इसको जरा इस पेज पे ले आते हैं. क्रिस्टलाइन, एमॉर्फस, ये ट्रू सॉलिड्स हैं. ये सूडो सॉलिड है. ट्रू सॉलिड का मतलब क्या है? पार्टिकल जो हैं एक वेल डिफाइंड ऑर्डर में अरेंज्ड हैं. और दूर तक जितना इनका स्ट्रक्चर है वहां तक ही ऑर्डरली अरेंज्ड है. ये बड़ा मजेदार है. इसमें ऑर्डरली अरेंज नहीं है, थोड़ा बहुत है, थोड़ा बहुत ऑर्डर आया, ये आया, ऐसे आया, बस ऐसे. हमारा यार बड़ी सीधी बात है. एक सॉलिड स्टूडेंट कौन होता है? जिसके पास एक रेगुलर स्ट्रक्चर है पढ़ने का. एक सॉलिड क्रिकेटर कौन है? जिसके पास एक रेगुलर टाइम टेबल है, एक रूटीन है जिसके पास, और उसको लंबे समय तक फॉलो कर रहा है. ऐसा नहीं कि आज टेस्ट का रिजल्ट आया, आज दुखी हो गए, अब तो हमारी बत्ती लग गई, अब हम आज पढ़ेंगे, हम दुनिया हिला देंगे, 2 दिन बाद फिर से वही ला भी गेम खेल रहे हैं, फेसबुक, अरे आजा टिकटॉक देखते हैं बाबू. तो इस तरीके के जो हालात हैं वो सूडो हैं, झूठे हैं, बर्बादी की तरफ ले जा रहे हैं, क्योंकि वहां पर शॉर्ट रेंज ऑफ ऑर्डर है, ऑर्डर ही नहीं है. सॉलिड बनना है ना किसी भी चीज में, तो यू हैव टू हैव एन ऑर्डर्ड अरेंजमेंट. एक सिलसिलेवार, लंबी दूरी तक. अगर 11th क्लास से पढ़ रहा है या फिर अब भी पढ़ना शुरू कर रहा है, भाई ये मत सोच, मैं बार बार कहता हूं कि सर 11th मैंने बर्बाद कर दिया, भाड़ में जान देना यार, जो हो गया उसमें क्या कर लेगा तू. ये मत सोचो क्या कर सकते थे, ये सोचो क्या कर सकते हो. आज से ऑर्डर बनाओ ना यार, आज से ऑर्डरली चलो ना गुरु, सॉलिड हो जाओ. तो क्रिस्टलाइन सॉलिड के अंदर एक लॉन्ग रेंज ऑफ ऑर्डर होता है, और इनके अंदर शॉर्ट रेंज ऑफ ऑर्डर होता है. नाउ इस पहले सेशन के बाद एक छोटा क्रिस्प एक सेशन मैंने आपके लिए रखा है आज का, और व्हाट आई वांट कि इस सेशन के अंदर एक छोटा सा काम, जो पढ़ाया है वो तो सब करना ही है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस के बारे में और सॉलिड लिक्विड गैस के बारे में एनसीईआरटी में नहीं है, लेकिन आपको ये जो टेबल है क्रिस्टलाइन और अमॉर्फस के डिफरेंसेस, इसको पढ़ना है और जो मैंने बताया है उससे अलाइन करना है. यहीं से डिस्कस करूंगा आगे, ये क्वेश्चन बताऊंगा नेक्स्ट सेशन में, और विल डिस्कस द क्लासिफिकेशन इन आवर नेक्स्ट क्लास. आई होप जो मैंने ये शुरू किया है ये आपको समझ में आएगा. पसंद आने की बात नहीं, कोई सब्जी नहीं बनाई है मैंने कि स्वाद लगेगी आपको, तो गाना नहीं गा रहा हूं, मैं पढ़ा रहा हूं. तो आई वॉन्ट यू टू अंडरस्टैंड, जो बच्चा करेगा, जो मेहनत से चलेगा, और मुझे लगता है कि कुछ भी अगर आप में से कोई भी छोटा सा फ्रैक्शन भी अपने आप को जगा पाया, तो फ्यूचर में हम सबके लिए बहुत अच्छा होगा.
विद दिस नोट चलिए बच्चों, मिलते हैं अगली क्लास में। सॉलिड स्टेट का लेक्चर 2 पे आएंगे। आज के जो पढ़ा है वो ध्यान रखिएगा और ऑल द वेरी बेस्ट। हमने आज जर्नी स्टार्ट कर दी है। होपफुली भगवान साथ देंगे और हम इस जर्नी को कंटिन्यू करते हुए अपने लक्ष्य में सफल होंगे। टेक केयर बच्चों।